जय हिंद दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदेगंज वाले। और आज क्लास 12th फिज़िक्स में जो टॉपिक है वो बतलाना है। आज आते के साथ ये वाला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए हम बता देते हैं कि आज है क्या। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली। और ये वाला हिस्सा आपको नहीं दिख रहा होगा, चार्ज्ड वायर थोड़ा सा लिखा गया उधर, तो हम बताते क्या था। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है? ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट। इनफाइनाइटली मतलब बहुत ज़्यादा लंबा यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। मतलब बोलने से समझ में नहीं आएगा, ये तो टॉपिक हो गया कि ये बताएंगे। डायग्राम से समझ लीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे सपोज दैट इस तरह से मान लीजिए कि ये वायर हो गया इतना लंबा, हालांकि इतना लंबा ही नहीं है, ये साफ साफ लिखा है कि इनफाइनाइटली है, तो जाहिर सी बात है डॉट 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 नीचे की तरफ होगा। और अगर इनफाइनाइटली है तो इसका लेंथ ऊपर भी होगा, डॉट 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 डॉट, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ। जाहिर सी बात है ये नीचे की तरफ भी जाएगा और ऊपर की तरफ भी। अब इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, कुछ दूरी पर होगा। सपोज दैट मान लिया जाए कि ये तार है, ये वायर है, और इससे कुछ डिस्टेंस पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि r डिस्टेंस है। यहाँ से डिस्टेंस r है और यहाँ पर P बिंदु है। इस P पॉइंट पर इस चालक तार के कारण जो भी इस पर चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज हम नहीं दिखा रहे क्योंकि हौच पौच हो जाएगा ढेर सारा। ये जो तार देख रहे हैं इसको कह सकते हैं कि ये वाला चार्ज्ड वायर है, चार्ज्ड वायर। और सिर्फ ये नहीं कर सकते कि चार्ज्ड वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि एक जैसा, ये पूरे चालक तार में चार्ज एक जैसा फैला हुआ है। इस P बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं। और अभी चल रहा है गॉस थ्योरम, हम गॉस के थ्योरम से फाइंड करना चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो चीज़ हम लिखे हैं ये एक तरह से गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन ही, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या है ये तो हम बता दिए, लेकिन उसका कुछ एप्लीकेशंस भी तो है जहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो गॉस थ्योरम का ये एक एप्लीकेशन है कि कोई चार्ज वायर है, इसके कारण आप r दूरी पर P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कीजिए। अब वहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो एक और भी है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, लेकिन वो आपको नहीं बताएं। जैसे कि एक पॉइंट चार्ज है, सपोज दैट एक पॉइंट चार्ज है। अब पूछ दिया जाएगा कि इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर यहाँ कोई बिंदु है और यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कीजिए। तो ये कोई भारी बात नहीं है, हालांकि ये बताना भूल गए, इसको भी बता देना चाहिए था। इस पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर P बिंदु मान लो यहाँ पर है और यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम लोग इस पॉइंट चार्ज के लिए एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो होता है स्फीयर। गॉसियन सरफेस क्या होता है बता दिए। जैसे कि एक बिंदु आवेश है, मान लो ये पॉइंट चार्ज है और इसके चारों तरफ एक इमेजनरी सरफेस बनाना है। तो क्या आप घन बना सकते हो? देखो, तो अगर घन बनाएंगे तो काम चलेगा। अगर हम मान के चलते हैं कि कोई पॉइंट चार्ज है और घन बना दिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे। आप सिर्फ इसी सरफेस की बात करो ना, ऊपर वाला सरफेस, यही पे बात करो ना, यही सरफेस की बात कर लो, सिर्फ इसी सरफेस की बात कर लो, एक ही सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहा है। देखो, इस सरफेस पर एरिया वेक्टर हमेशा, हम लोग जानते हैं कि सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। अब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहा है, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इतना जो इधर उधर जा रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और एरिया वेक्टर के बीच में हमेशा थीटा एक जैसन है? जैसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो सीधे निकल गया, तो जो लाइन से सीधे गया
एरिया वेक्टर भी सीधे, तो यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। लेकिन अगर लाइन थोड़ा सा तिरछे हो गया, लाइन तिरछे हो गया लेकिन एरिया वेक्टर तो सीधे रहेगा, मतलब इधर लाइन है इधर एरिया वेक्टर है। अब बोलो, अब ये दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। यानी कि पॉइंट चार्ज के लिए हम गॉसियन सरफेस घन या घनाभ नहीं मान सकते हैं। लेकिन अगर एक गोला मान लें, सपोज दैट ये गोला इस तरह से, अब गोले के हर एक बिंदु पर, जैसे कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर गया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर गया, यहाँ भी बाहर गया, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इस चार्ज से हर एक दिशाओं में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर जा रहा है, तो ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के डायरेक्शन है, ई के डायरेक्शन है। अच्छा, इस जगह पे छोटा सा आप एलिमेंट लीजिए, एरिया एलिमेंट, इस जगह पे एरिया वेक्टर बना, तो हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो परपेंडिकुलर है ये सरफेस पे। कैसे सर? वो बता चुके हैं। ऐसे भी आप लोग वृत्त पढ़े होंगे या गोला पढ़े होंगे 10वां में, तो उसमें बताया जाता है कि केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, मतलब त्रिज्या बोलो ना यार, जो त्रिज्या है वो वृत्त के हर एक बिंदु पर लंबवत होता है। तो ये तो खैर लंबवत है, ये है, और एरिया वेक्टर लंबवत होवे करेगा, तो थीटा हो गया 0 डिग्री। जैसे यहाँ की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नीचे जा रहा है, मतलब कि 90 डिग्री, और एरिया वेक्टर तो खैर 90 डिग्री, एरिया वेक्टर तो लंबवत होवे करेगा इस सरफेस पे, तो यहाँ पर भी थीटा हो गया 0 डिग्री। जैसे इधरे बात करो, ये जो तिरछे देख रहे हैं ना, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, लेकिन काम तो कर रहा है एक तरह से ये रेडियस के, रेडियली आउटवर्ड, मतलब रेडियस के काम कर रहा है। हम जानते हैं कि गोला हो चाहे वृत्त हो, अगर इस तरह से त्रिज्या निकल रहा है तो त्रिज्या वृत्त के हर एक बिंदु पर लंबवत होता है 90 डिग्री। हालांकि वृत्त नहीं, गोला है, तो जैसे वृत्त की कहानी है वही गोले की कहानी है कि जो रेडियस है वो स्फेयर के हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, और एरिया वेक्टर तो खैर है ही है परपेंडिकुलर। तो हर जगह आप क्या देखोगे? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। हालांकि ये वाला चीज़ हमको पहले बताना चाहिए था। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में इसको भी हम लपेट देंगे। फ़िलहाल तो इसको अभी रोक के रखते हैं, हम अब वहीं पे चलते हैं। हमको इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो यहाँ से एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाना है जिसके हर एक सतह पर थीटा सेम हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम हो। तो ये जो तार है, ये कहीं न कहीं तार की कुछ मोटाई भी होगा, ऐसा तो नहीं कि तार की एकदम मोटाई नहीं होगा, तार की कुछ तो मोटाई होगा, तार का कुछ ना कुछ तो मोटाई होगा। यानी जाहिर सी बात है कि तार जो है उस सिलेंडर की तरह, जैसे अभी आप देखें, अगर एक बिंदु आवेश की बात कर रहे थे तो वहाँ पे गॉसियन सरफेस हम क्या बनाएं? एक गोला, मतलब छोटा बिंदु के लिए गॉसियन सरफेस, ये छोटा बिंदु है मतलब छोटा गोला है, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस बड़ा गोला बन गया। और वहाँ पे जो तार है वो बेलन के फॉर्म में है, भले ही पतला बेलन है, तो जो हम इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो भी बेलन के रूप में होगा। हाँ, वो बड़ा होगा थोड़ा सा, तो हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ऐसा गॉसियन सरफेस जिसका सतह इस P बिंदु से गुजरेगा, ये जिसका सतह इस P बिंदु पर होगा। अब हम उधर सरफेस बनाए हैं तो इधरों बनाएंगे, क्योंकि इधर उधर नहीं, सिलेंडर बन रहा है एक तरह से, उतने ही दूरी मानकर। मान लो अगर उधर R है ना, तो इधर भी R ही डिस्टेंस लेंगे, R डिस्टेंस लेके ये हम सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। ये ध्यान रहे कि एक इमेजनरी सरफेस होता है, हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा कोई क्लोज्ड सरफेस है जिसके भीतर तार है। हालांकि थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर इधर दूरी R है तो इधर भी मान के चलना कि कितना है, R ही है। अब क्या करना होगा? देखो अब क्या करना होगा, हम सिर्फ यहाँ के बारे में कंसिडर करेंगे, इस चार्ज के बारे में। ये जो P बिंदु है, यहाँ पे छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे एरिया एलिमेंट हम ले लिए ds, तो इस जगह पे एरिया वेक्टर जो होगा, हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है।
और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जैसे चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा चार्ज है, तो इसके कारण अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते भी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उधरे बनेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और एरिया वेक्टर है, तो जाहिर सी बात है थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उधर एरिया वेक्टर। लेकिन ज़रा गौर से देखो कि इस क्लोज्ड सरफेस में, इसको तो हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश वाले बोलेंगे कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। लेकिन और भी दो सरफेस है, अगर ध्यान से देखा जाए, नीचे एक सरफेस है और ऊपर एक सरफेस है, क्योंकि गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह के भीतर अगर हम आवेश को रखते हैं तो उस सतह में से, या जो बंद सतह है उसके सतह में से या सरफेस में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आवेश के परिमाण का सीधा समानुपाती होता है। फिलहाल ये तो कर्व्ड सरफेस हो गया, ये फ्लैट सरफेस है, इसके बारे में भी ज़रा जिक्र कर लिया जाए। ये वाला जो देख रहे हैं ये फ्लैट सरफेस है, मतलब समतल है, ऊपर भी ऐसा ही है, ये फ्लैट सरफेस है, समतल है। इसकी भी ज़रा बात करें, देखो इस सरफेस पर अगर एरिया वेक्टर चेक करोगे तो एरिया वेक्टर कहीं भी चेक करो, हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर हमेशा, जैसे यहाँ पे एरिया वेक्टर चेक करोगे तो नीचे एरिया वेक्टर हो गया। लेकिन अगर इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन तो हमेशा इधर होगा। अब यहाँ पर सोचो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री चलेगा, 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर नीचे है। तो फ्लैट सरफेस के लिए थीटा कितना काम करेगा, 90 डिग्री। पहले डायग्राम समझ लीजिए फिर इधर समझिएगा जो हम बताएंगे। ये तो पता चला कुछ समझे में नहीं आ रहा है। जैसे ये वाला सरफेस है, इस सरफेस पर एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर होगा, जाहिर सी बात है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा, इधरे होगा। अब ज़रा यहाँ पर भी इमेजिन करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, एरिया वेक्टर ऊपर है, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो फ्लैट सरफेस के लिए हम ऊपर बात करें यानी प्लेन सरफेस के लिए, या फ्लैट सरफेस के लिए नीचे बात करें, या तो ऊपर वाला फ्लैट सरफेस या नीचे वाला फ्लैट सरफेस, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। और जैसे ही थीटा 90 डिग्री होगा मतलब कॉस 90 का मान 0, ये याद रखना। अब हमको तीनों सरफेस इंक्लूड करना पड़ेगा। पहले कर्व्ड सरफेस के बारे में देखेंगे कि इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स बन रहा है, फिर ऊपर वाला जो देख रहे हो फ्लैट सरफेस उसमें से कितना फ्लक्स बन रहा है, और नीचे में से कितना फ्लक्स बन रहा है। तीनों का फ्लक्स निकालना होगा। बस जो है सो यही डायग्राम है। अब बाकी जो लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो हम माने हैं, क्या कंसीडर किए हैं, कंसीडर एन इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर हैविंग चार्ज, एक इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज वायर माने चार्ज्ड वायर जिस पे चार्ज कितना है, तो हम कह सकते हैं Q इक्वल टू हो गया, चलो चार्ज डायरेक्ट मत मानो, चार्ज में गड़बड़ हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी मान लीजिए पहले, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है, कहानी छोड़ दो। पहले तो हम वही माने कि जो तार है वो कितना लंबा है तो पता नहीं, नीचे भी लंबा जा रहा है, ऊपर भी लंबा जा रहा है, तो अब कितना लंबा है पता नहीं। लेकिन लीनियर चार्ज डेंसिटी तो हम जान सकते हैं ना भाई कि उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और, कंसीडर एन इनफाइनाइटली, ठीक है, यहाँ थोड़ा सुधार देते हैं क्योंकि वो तार आपको लगेगा कि बेलन की तरह है, तो वॉल्यूम निकालिएगा सर। लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे लिखेंगे, क्योंकि तार को तो आप बेलन की तरह माने, तो कंसीडर यहाँ पे कर देते हैं, कंसीडर एन इनफाइनाइटली एंड वेरी थीन। ये तो आप लोग बाल के खाल निकाल दोगे ना, ऐसा स्टूडेंट हो, अच्छा बात है, पढ़ने वाले आप लोग हो कि आप बेलन, वहाँ तो बोल रहे थे बेलन की तरह, सिलेंडर की तरह, नहीं यार बहुत थीन है,
कंसीडर एन इनफाइनाइटली एंड वेरी थीन चार्ज्ड वायर। हाँ आप सही, चार्ज्ड वायर यही ना होगा, चार्ज्ड वायर having uniform linear charge density इक्वल टू लैम्डा। मतलब देखिए हिंदी वाले छात्र वो अपने से लिख लो, हम बोल देते हैं हिंदी। माना कि एक बहुत लंबा, माना कि एक अनंत लंबाई का बहुत पतला तार है, या फिर से सही बोल देते, माना कि एक अनंत लंबाई का बहुत पतला आवेशित तार है जिसके पास रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। बस ये पहला डिस्क्रिप्शन हो गया तार का पार्ट। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। ठीक है, थीन है। और एक चीज़ ध्यान देना, बेलन बोले तो वो भी लिख दो कि दिस वायर इज सिमेट्रिकल। स्पेलिंग थोड़ा सा गलती वलती हो तो सुधार लेना। सिमेट्रिकल अराउंड इट्स एक्सिस। कहने का मतलब है कि यह तार ऐसा नहीं कि कहीं पतला है कहीं मोटा है, ऐसा नहीं, तार सिमेट्रिकल है अपने एक्सिस के चारों तरफ, यानी कि यह जो तार है अपने एक्सिस के चारों तरफ सिमेट्रिकल है। तो ठीक है, अब हमको करना क्या है, मेन हम आए हैं किस लिए, कैलकुलेट करने के लिए। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, कहाँ पे कैलकुलेट करना है, ज़रा ये भी तो ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो ये जो पॉइंट P है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, जो कि डिस्टेंट कहाँ है, विच इज डिस्टेंट मतलब दूरी पे स्थित है, डिस्टेंट विच इज डिस्टेंट R। कहाँ से भाई, फ्रॉम दिस चार्ज्ड लाइन, ये आवेशित रेखा से R दूरी पर P बिंदु स्थित है। ठीक है, यहाँ तक जो भी है सब डिस्क्रिप्शन का पार्ट। हम जो भी मान रहे हैं वो चीज़ लिख रहे हैं। पहले क्या लिख दिए कि कंसीडर एन इनफाइनाइटली एंड वेरी थिन चार्ज्ड वायर होगा, चार्ज्ड वायर हैविंग यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, दिस वायर इज सिमेट्रिकल अराउंड इट्स एक्सिस। मतलब कि माना कि एक बहुत अनंत लंबाई का तथा बहुत पतला आवेशित तार है जिसके रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। यह तार अपने अक्ष के चारों तरफ सममित है। इस तार से R दूरी पर, इस आवेशित तार से, या कहो कि आवेशित रेखीय आवेशित तार से, सीधे आवेशित तार से R दूरी पर स्थित P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। जो भी हम मानेंगे हम ड्रॉ करेंगे। हम ड्रॉ किए हैं, क्या, ड्रॉ एन इमेजनरी सरफेस, ड्रॉ एन इमेजनरी सरफेस, या बोलो ना कि ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, नाम है ना कैपिटल, गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर के फॉर्म में कंसीडर किए, जिसका रेडियस कितना है, ऑफ रेडियस R, उसका रेडियस R है। अब दूरी भी तो वही माने थे, देखो R, ये तार से दूरी R था, इसका रेडियस भी R हो गया। ड्रॉ इन इमेजनरी सरफेस या गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस R सच दैट
इस तरह से माने हैं सच दैट द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड वायर behaves like the axis of सिलेंडर, या फिर ये कहो ना कि दोनों का एक्सिस एक ही जगह पे क्या किए हैं, तो एक इमेजनरी सरफेस खींचे हैं। इसका हिंदी आप ये बोलेगा कि एक काल्पनिक सतह बनाया है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के रूप में, जिसका रेडियस क्या है r। इस प्रकार से खींचे हैं कि उस चार्ज वायर का एक्सिस और सिलेंडर का एक्सिस एक ही है। अब कहोगे इसको हिंदी में कैसे लिखे, तो आप अपने से लिखिए कि एक ऐसा गॉसियन सरफेस खींचा जो कि सिलेंडर के रूप में, मतलब बेलन के रूप में, यानी आप ये कहिए कि एक बेलन के रूप में गॉसियन सरफेस खींचा जिसका रेडियस r है, जिसकी त्रिज्या r है, और वह इस प्रकार से खींचा गया है कि तार का अक्ष और बेलन का अक्ष दोनों सेम है। अभी तक ये डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, जो भी था वो हम माने थे वो यहाँ पे लिख दिए। यहाँ से आपका प्रूफ नहीं स्टार्ट हुआ, डायग्राम है, इधर डिस्क्रिप्शन है। अब हम साबित करना शुरू करेंगे। इसको उतार लिए होंगे तो अच्छा है, क्योंकि मिटाएंगे अब हम। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ड्रॉ एन इमेजिनरी सरफेस गॉसियन सरफेस फ्रॉम द ऑफ सिलेंडर रेडियस r। ये आप लिख लीजिएगा द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ये भी बहुत ज़रूरी है। द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू L कंसिडर कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। इस सिलेंडर का लेंथ L है। इतना बात तो खैर जो आप वहाँ पे लिखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। अब बाकी आप कैलकुलेट करते हैं। नीचे तक दिख रहा है, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा। अब कैलकुलेशन है, अब टेंशन नहीं लो। 90% स्टूडेंट तो इसी से डरता है डिस्क्रिप्शन लिखने से। 90 क्या, मेरे हिसाब से 99% स्टूडेंट इसी से डर लगता है सबको, कि जैसे ही डेरिवेशन आ गया डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। देखिए द चार्ज या द टोटल चार्ज, चार्ज ही बोलो, द चार्ज, टोटल चार्ज कैसे बोलेंगे। द चार्ज इनक्लोज्ड द सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया के भीतर में कितना चार्ज आएगा, तो मान लीजिए Q है। Q बराबर क्या जानते हैं, लैम्डा इंटू L। कैसे है, तो लेंथ L ही न है, तो हम इतने ने L लेंगे, इतने सरफेस लेंगे। जैसे कि लीनियर चार्ज, अगर ये L लेंथ लिए हैं तो ये भी कितना होगा, L ही होगा। तो इस सरफेस के भीतर वाला चाहिए, सरफेस के बाहर वाला ना है, सरफेस के नीचे वाला ना है, जो इस बेलन के भीतर में है। तो जो इस बेलन के भीतर में है, अगर बेलन की लंबाई L है तो जाहिर सी बात है तार की लंबाई भी L होगा। यहाँ तक ठीक है। अब बाकी यूज़ कर लो, अब गॉसेस लॉ यूज़ कर लो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब यूज़ कर लीजिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। क्या कहता है, अगर याद होगा तो बताए थे कि गॉस थ्योरम ये कहता है क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q बटा एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा और ज़्यादा चेंज करोगे तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस लैम्डा इंटू L और बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस है, तो ये वो सरफेस है नहीं, 3 सरफेस है। यहाँ पे टूटेगा थोड़ा सा, यहाँ से 3 सरफेस अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि द सिलेंड्रिकल सरफेस, द सिलेंड्रिकल क्यों कह रहे हैं ना, क्योंकि आपको एक सरफेस तो है ना कि डी एस, कौन सा डी एस रखोगे, जैसे ई डी एस रख दे, कौन सा डी एस, प्रॉब्लम होगा। डी एस मतलब क्षेत्रफल, सरफेस का एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या ऊपर वाला फ्लैट सरफेस, समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा लिख दीजिए कि दिस सिलेंड्रिकल
दिस सिलेंड्रिकल Gaussian surface is divided into three parts: two flat surface and one कर्व्ड सरफेस। थीटा दो को बनेगा, थीटा वन, थीटा टू। थीटा वन अगर देखा जाए, थीटा वन क्या होगा, थीटा वन हो जाएगा 90 डिग्री, किसके किसके बीच में, तो आप कह सकते हैं कि थीटा वन हो गया एंगल वो तो जानवे करते हैं, एंगल किसके बीच में वो लिखना ज़रूरी नहीं है। थीटा किसके बीच में होता है, तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन किसके लिए, फॉर फ्लैट सरफेस, फॉर फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस के लिए कितना हो जाएगा थीटा 90 डिग्री, और थीटा टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, किसके लिए, तो इसको आप कह सकते हैं फॉर कर्व्ड सरफेस। और वो सब चीज़ हम पहले ही समझा देते हैं डायग्राम में है कि कर्व्ड सरफेस के लिए कितना है थीटा 0 डिग्री, और फ्लैट सरफेस के लिए 90 डिग्री, वो पहले ही बता दिए। ठीक है, तो तीनों को अलग अलग कैलकुलेट ज़रा कर लो। इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो, अगर ई डॉट डी एस चाहिए, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस चाहिए, तो तीन गो हिस्से में तोड़ लो इसको। पहले ऐसे ई डॉट डी एस बोलो फ्लैट के लिए, FLAT फ्लैट, ई डॉट डी एस और कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री। फिर एक और है ई डॉट डी एस और डॉट फिर से कॉस 90 डिग्री, ये भी फ्लैट सरफेस के लिए, एक सरफेस नीचे एक सरफेस ऊपर। और दूसरा फिर हो गया ई डॉट डी एस और कॉस कितना डिग्री 0 डिग्री, यहाँ पे लिख दो कर्व्ड सरफेस के लिए। तो हालांकि कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे भी कॉस 90 का मान 0 तो ये दोनों तो ख़त्म हो गया। तो बाकी बचा कितना, एक सेकेंड, नीचे दिख रहा है ना, हाँ ऊपर लिख देते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, ये सब मिटाते हैं इन सब चीज़ों को, और यहाँ से क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस जो मिला वो तीन ही सम था, ई 0 हो गया, ई 0 हो गया, मतलब लिख दो ना कि 0 और प्लस 0 उधर से बच गया कितना, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और ऐसे भी कॉस 0 का मान 1 हो जाता, इतना निकल गया। अब वही चीज़ पुट कर दीजिए इसमें, इसके जगह पे रख दो कितना, ई डॉट डी एस, वो भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में, बराबर, चाहो तो क्लोज इंटीग्रेशन दिखा देना, लैम्डा इंटू एल बटा में एप्सिलॉन नॉट। इन सब चीज़ों को हम मिटाते हैं। तो 3 बार करके बताना पड़ता है ना, आपको दिक्कत लगता होगा। अब ई तो खैर ई है, अगर ई देखा जाए तो ई तो खैर ई है, लेकिन बच गया क्या, डी एस। अब डी एस को क्या करोगे, तो कौन सा डी एस आपको चाहिए, ज़रा सोचिए, ये कौन सा डी एस चल रहा था, कौन सा सरफेस को इंटीग्रेट करना, कौन से सरफेस के बारे में आप ये सब कर रहे हैं, सब जो भी कैलकुलेशन हो रहा है वो कौन सा सरफेस पे, तो कर्व्ड सरफेस ये वाला। और कर्व्ड सरफेस मतलब सिलेंडर है, अगर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो हम बता देते हैं। 2 पाई आर एल, मतलब पूरा इंटीग्रेट करो तो 2 पाई आर एल हो जाएगा, और इधर हो गया पाई इंटू एल बटा में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एल छूट गया, तो एल से एल तो ऐसे भी कैंसिल, यानी ई बराबर कितना हो गया, तो आप कह सकते हैं कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बटा में जैसे आर भी तो आइए जाएगा तो आर। हालांकि यहीं तक सही है, यहीं से पता चल जाता है कि एक कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पे, आर पे, बस। क्यों, क्योंकि तार की लंबाई तो इनफाइनाइट है, अनंत दूर तक वो लंबा है, नीचे भी, तो लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि हम कितना दूर जा रहे हैं। जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होते जाएगा। हाँ, हालांकि इसको फार्मूले में अगर कन्वर्ट करना तो आप ही कह सकते हैं कि नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता, तो
तो इसको 4 में बदल दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपने मने से नहीं, अपने मने से नहीं, ठीक है। अगर अपने मने से 2 के बजाय हम 4 बनाए हैं, इसका मतलब नीचे 2 गुना के, तो ऊपर हम 2 गुना कर देंगे, तो 2/r। तो ये वाला याद रखो, ये वाला याद रखो, और वो तो खैर है ये रिलेशन, वो हो गया ई तथा आर के बीच में रिलेशन। तो अगर गॉस थ्योरम का प्रयोग करके कहें कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कीजिए, यही था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण था? ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो निकालना ही है, किसके कारण था? तो बहुत लंबा चालक तार है, बहुत लंबा आवेशित तार है, चालक नहीं बोलेंगे, बहुत लंबा आवेशित तार है, और जो एक समान रूप से आवेशित है उसके कारण, तो इतना निकलेगा। हिंदी वाले थोड़ा सा किताब का सहारा लो, ऐसे इंग्लिश में तो हम हर चीज़ लिख ही देते हैं, हिंदी में भी बोल देते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक और एप्लीकेशन था, वो ये था कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय यूजिंग गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ऐसे भी हम बताए हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। लेकिन यहाँ पे जो था ना, वो गॉस के थ्योरम के यूज करके बताना था कि गॉस के थ्योरम है उसका अप्लाई कीजिए, मतलब उसको अप्लाई कीजिए और फाइंड कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर आप लोगों का मांग रहा तो नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे, और बता ही देंगे मांग रहे चाहे नहीं रहे। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम उसी को कवर कर देंगे। तो जितनी देर तक अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो 1-2 लोगों को शेयर कर देना। और क्लास अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, क्लास को दोबारा देखिए। और मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि क्लास देखने के बाद, देखिए हम ही विधाता नहीं, हम ही सब चीज़ें हैं। किताब हम मतलब क्लास देखने के बाद, चाहे मेरा चाहे किसी का भी क्लास देखो या किसी के यहाँ भी आप पढ़ो, किताब ज़रूर एक बार पलट कर देखो, किताब का सहारा ज़रूर लीजिए। पता चलता है स्टूडेंट आज के जो हैं बस ऑनलाइन पे डिपेंड होंगे, यूट्यूब पे, गूगल पे, या बहुत सारे टीचर पे। किताब तो आप खोलना ही नहीं चाहते हैं, हम कुछ पढ़ा दिए, फलाना टीचर कुछ पढ़ा दिए, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर ख़राब पढ़ा रहा है। आप टीचर में कंपेयर करने लगते हैं। थोड़ा सा कभी कभी किताब का सहारा ले लिया कीजिए। हो सके तो 1-2 किताब आप अपने पास रखिए, लेकिन अगर नहीं पैसा है, सर उतना पैसा नहीं कि हम किताब अफोर्ड कर सकते हैं, तो कम से कम मेरा यही रहेगा सजेशन कि NCERT ज़रूर खरीद लीजिए। इंग्लिश मीडियम में तो NCERT, और हिंदी में है तो आपको जो अच्छा लगता है खरीद लीजिए। और NCERT का एक एक शब्द जो होता है ना, वो बहुत भारी भरकम होता है, उसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे ही नहीं कि आप किताब उठाएं और उसमें लिखल रहेगा किसे कहते हैं आप समझ जाएगा, बहुत टफ है पढ़ना। इसलिए मेरा सजेशन रहता है कि मार्केट में जाइए और कोई प्राइवेट किताब देखिए, तब आप पढ़ पाइएगा साइंस। NCERT से साइंस पढ़ना बड़ी मुश्किल है, सेल्फ स्टडी बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाओगे NCERT से। लेकिन फिर भी सरकारी किताब है तो प्रीफर तो वही करना होगा। यूट्यूब पे तो किसी किताब का हम नाम नहीं ले सकते हैं, कहिएगा प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जितना देर तक देखें इसके लिए धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।